गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू फ्री थिंकर मोटिव। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 के ज्योग्राफी एनसीईआरटी के चैप्टर 6 को देखेंगे। पिछले वीडियो में हम चैप्टर 5 तक कंप्लीट किए थे। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देखें और आने वाले वीडियो में हम इस एनसीईआरटी के सभी चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। चैप्टर 6 है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। आइए स्थल रूप को समझते हैं। स्थल रूप का मतलब होता है स्थल का विभिन्न रूप। कहीं गहरी खाई दिखेगी तो कहीं ऊंचा पर्वत तो कहीं समतल भूमि। यदि ऐसा हो कि आप एक विशाल रूप ले लें और पूरी पृथ्वी को एक बार देखें तो आपको एक साथ में विभिन्न रूप दिखेंगे। कहीं ऊंचा पर्वत, कहीं समतल भूमि और कहीं गहरी खाई। कुछ भाग आपको ऊपर उठा हुआ दिखेगा तो कुछ भाग धंसा हुआ दिखेगा। हम लोग अपने दिमाग में उतने अच्छे से स्थल रूप का इमेज नहीं बना पाते हैं क्योंकि हम भूमि को अपनी आंखों से कुछ भाग को ही एक साथ देख सकते हैं। यदि हम एरोप्लेन में बैठे और वहां से हम यदि पृथ्वी को देखते हैं तो एक साथ वो बड़े भूभाग को दिखाता है, जिसे हम देख के समझ सकते हैं कि स्थल के विभिन्न रूप हैं। कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं नदी है, कहीं झील है। आपके स्क्रीन पे जो डायग्राम है, इस डायग्राम में आप स्थल रूप को देख के समझ सकते हैं। इसमें पर्वत, पठार, झील, नदी, सहायक नदी, डेल्टा, नदी मुहाना, वितरिका, प्रायद्वीप, समुद्र, स्थल संधि, तट, मैदान, घाटी, पहाड़ी को दिखाया गया है। आइए बुक में देखते हैं क्या दिया गया है। पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। स्थल मंडल के कुछ भाग नीचे तथा कुछ समतल होते हैं। यह स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रियाओं के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। इसको समझते हैं। पृथ्वी के आंतरिक हलचलों के कारण कहीं भूकंप आता है तो कहीं ज्वालामुखी विस्फोट होती है। ज्वालामुखी विस्फोट होने के कारण हमारे पृथ्वी पर कहीं पर्वत तो कहीं पठार बनते हैं और भूकंप के आने के कारण पृथ्वी में दरारें उत्पन्न होती है, जिससे विभिन्न प्रकार के स्थल रूप बनते हैं। पहाड़ी वह स्थलीय भाग है जो कि आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। दूसरी यह बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपरदन कहते हैं। अपरदन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है तथा निक्षेपण की क्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। ये दो प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती है। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों एवं मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। इन स्थल रूप को समझते हैं। ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं से बनते हैं, एक आंतरिक प्रक्रिया तथा दूसरी बाह्य प्रक्रिया। आंतरिक प्रक्रिया पृथ्वी घूमती है। पृथ्वी के अंदर जो हलचल होती है उससे जो भूकंप या ज्वालामुखी आते हैं, इसके कारण कहीं पृथ्वी अंदर धंस जाती है तो कहीं पर उठ जाती है। ये आंतरिक प्रक्रिया के कारण होता है। वहीं बाह्य प्रक्रिया जैसे गर्मी के कारण पर्वत पठार फैलती है और ठंडा के कारण ये सिकुड़ती है। बार बार यही प्रक्रिया होती है। फैलाव और सिकुड़न होने के कारण वह टूट जाती है। नदियों के बहाव के कारण जो कटाव होता है और नदियां उस कटाव को लाकर एक जगह जो जमा करती है, जिससे विभिन्न स्थल रूप बनते हैं। यही प्रक्रिया हवाओं के द्वारा भी होती है। यही बाह्य प्रक्रिया है जिससे विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वत, पठार एवं मैदान में वर्गीकृत करते हैं।
हमारे इस किताब में स्थल रूपों को ऊंचाई और ढाल के आधार पर 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। वे हैं पर्वत, पठार और मैदान। तो चलिए पर्वत के बारे में जानते हैं। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार जो होता है वो चौड़ा होता है। पर्वत जो है वो नीचे से चौड़ा होता है उसका आधार, और ऊपर जो है उसका जो शिखर होता है वो नीचे के बाद ऊपर धीरे 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 वो छोटा होता जाता है। यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाएगी। कुछ पर्वतों पर हमेशा बर्फ जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती है जिसे हिमानी कहा जाता है। यहाँ पे हिमानी का परिभाषा दिया गया है। हिमानी उसे कहते हैं जो पर्वत पर हमेशा जो बर्फ जमा रहता है, वो बर्फ की जो नदियां बनती है उसे ही हिमानी कहा जाता है। यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं, जिन्हें आप देख नहीं सकते हैं। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। इसमें समझाया गया है, एक तो हिमानी का परिभाषा दिया गया है। हिमानी जो होता है वो पर्वत पर जो बर्फ जमा रहता है और बर्फ की जो नदियां बहती है उसे हिमानी कहा जाता है। कुछ पर्वत समुद्र के नीचे होता है जिसे हम देख नहीं सकते हैं। पर्वत ऊपर में बहुत ज्यादा बर्फ रहता है जिसके वजह से वहां रहना उतना अनुकूल नहीं हो पाता है जितनी अनुकूल रहने के लिए मैदान होता है। तो इसलिए पर्वत पर बहुत कम लोग निवास करते हैं, ज्यादा लोग नहीं रहते वहां पे। वहाँ का जो धरातल है वो खड़ी ढाल वाला होता है और वहाँ की जो भूमि होती है वो उतना उर्वर नहीं होता है, वह कृषि योग्य भूमि नहीं होती है। वहाँ पर यदि कृषि किया भी जाता है तो वो सीढ़ीदार नुमा कृषि किया जाता है, वो ज्यादा उपजाऊ नहीं होता है, जिसके वजह से पर्वत पर कृषि भी बहुत कम होती है। पर्वत एक रेखा के क्रम में व्यवस्थित हो सकते हैं जिसे पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। बहुत से पर्वतीय तंत्र समांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। हिमालय, आल्प्स पर्वत तथा एंडीज क्रमशः एशिया, यूरोप तथा दक्षिणी अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में भिन्नता होती है। इसमें बताया गया है कि पर्वत जो होते हैं जो 600 मीटर से अधिक ऊंचाई होते हैं उसकी ढाल जो खड़ी ढाल होती है उसे पर्वत कहा जाता है। जब वैसी एक पहाड़ी होती है तो उसे पर्वत कहते हैं, और जब अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली एक से अधिक पहाड़ी एक साथ हो तो उसे हम पर्वत श्रृंखला कहते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला एशिया में है, आल्प्स पर्वत श्रृंखला यूरोप में है तथा एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है वो दक्षिणी अमेरिका में है। आपको मैप में ये अच्छे से समझ में आएगा। आपके स्क्रीन पे जो मैप है उसे देखिए, उसमें एशिया में हिमालय की पर्वत श्रृंखला को दर्शाया गया है, यूरोप में आल्प्स पर्वत श्रृंखला को दर्शाया गया है और दक्षिणी अमेरिका में एंडीज की पर्वत श्रृंखला को दर्शाया गया है। मैप में देखने के बाद उसके लोकेशन को आप अच्छी तरह से याद रख सकते हैं। हिमालय, आल्प्स तथा एंडीज क्रमशः एशिया, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इन्हें आप मैप में देख लीजिएगा। पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में भिन्नता होती है। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं, बलित पर्वत, भ्रंतोस्त पर्वत तथा ज्वालामुखी पर्वत। जानते हैं बलित पर्वत क्या होता है? बलित पर्वत कैसे बनते हैं? जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण मोड़ या वलन पड़ता है तो हम उसे बलित पर्वत कहते हैं। ये पर्वत विश्व के सबसे ऊंचे होते हैं और युवा पर्वत भी होते हैं और सर्वाधिक विस्तृत भाग में फैले होते हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं हिमालय पर्वत जो विश्व के सबसे ऊंची पर्वत है, और आल्प्स पर्वत, अरावली पर्वत जो है वो सबसे पुरानी वलित पर्वत मानी जाती है। अब भ्रंतोस्त पर्वत के बारे में जानते हैं। भ्रंतोस्त पर्वत वे पर्वत होते हैं जब दोनों साइड की भूमि जो है वो नीचे धंस जाए और बीच वाला पार्ट जो है होता है वो वहीं रह जाए, या फिर
दोनों साइड की भूमि जो है वही रह जाए और बीच वाला पार्ट जो है वो ऊपर उठ जाए, उसे ही हम भ्रंतोस्त पर्वत कहते हैं। यूरोप की वासजिस पर्वत जो है वो भ्रंतोस्त पर्वत के उदाहरण है। अब ज्वालामुखी पर्वत कैसे बनते हैं उन्हें देखते हैं। धरती के गर्भ में जब अत्यधिक ताप के कारण चट्टानों के पिघलने से लावा ऊपर की ओर तेजी से उठता है तो ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है। इसका उदाहरण है अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो और जापान का फिजियामा। इन सभी पर्वतों को आप मैप में देख के समझ सकते हैं। मैप में देखने के बाद इसे आप आसानी से याद रख सकते हैं। हमारे एनसीईआरटी बुक में वलित पर्वत के चित्र हैं। एक साइड बलित पर्वत को दिखाया गया है, जो चट्टान ऊपर नीचे होता है वही बलित पर्वत होता है और भूप्रपट्टी होती है। बगल में बलित पर्वत दिखाया गया है, उसके बाद भ्रंतोस्त पर्वत दिखाया गया है एनसीईआरटी बुक के एक चित्र में। जो भ्रंतोस्त पर्वत है, जो नीचे दब जाता है पार्ट, उसे ही द्रोणिका भ्रंश कहते हैं और जो पार्ट ऊपर उठता है उसे उत्खंड भ्रंश कहते हैं, जिससे हमारा भ्रंतोस्त पर्वत बनता है। उसके बाद तीसरे चित्र में आपका ज्वालामुखी पर्वत को दिखाया गया है। कैसे मैग्मा ऊपर आती है, जब मैग्मा ऊपर आ जाती है तो उसे लावा कहते हैं और उससे हमारा ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है। इसे आप इस चित्र में आसानी से देख के समझ सकते हैं। अब देखते हैं बुक में क्या दिया गया है। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं, बलित पर्वत, भ्रंतोस्त पर्वत तथा ज्वालामुखी पर्वत। हिमालय तथा आल्प्स पर्वत वलित पर्वत है। इनकी सतह उबड़ खाबड़ है तथा शिखर शंक्वाकार है। भारत की अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। अपर्दन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। उत्तरी अमेरिका का अल्पेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं एवं उनकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। आपके स्क्रीन पे मैप दिया गया है। मैप में आपको इस पर्वतों को अच्छे से समझाया गया है। ये पर्वत जो है ये हिमालय पर्वत श्रृंखला है, जो नवीन वलित पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है। ये अल्पेशियन पर्वत श्रृंखला है और ये जो है ये यूराल पर्वत श्रृंखला है, जो पुराने वलित पर्वत श्रृंखला के उदाहरण है। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तब भ्रंतोस्त पर्वत का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड, हार्स्ट तथा नीचे धंसे हुए खंडों को द्रोणिका भ्रंश, ग्रावेन कहा जाता है। यूरोप की राइन घाटी तथा वॉसजिस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। आपके स्क्रीन पर वॉसजिस पर्वत यानी भ्रंतोस्त पर्वत के को दिखाया गया है। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान फिजियामा इस तरह के पर्वत के उदाहरण है। आपके स्क्रीन पर अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो मैप में दिखाया गया है और जो जापान का फिजियामा है वो भी आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसे आप अच्छे से देख लें। अब देखते हैं, पर्वत बहुत लाभदायक होता है। पर्वत संग्रहागार होते हैं। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमानियों में होता है। जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई तथा पनबिजली के उत्पादन में भी किया जाता है। नदी घाटियां तथा वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती है। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां तथा जीव जंतुएं पाए जाते हैं। वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रम तथा दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, रेजिन इत्यादि प्राप्त होते हैं। सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान है। वे पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। विभिन्न प्रकार के खेल जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग तथा स्कीइंग पर्वतों के प्रचलित खेल हैं। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत जल के संग्रहकार होते हैं। बहुत सी नदियों का उद्गम जो होता है वो पर्वत से ही होता है। पर्वत नदियों के स्रोत हैं तथा यहाँ हिमानियां बहती है, यानी जो नदियां होता है वो पर्वत पे बहते हैं बर्फ के रूप में। पर्वत पर अनेक प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं तथा यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। इससे हमें
ईंधन, चारा, आश्रय तथा दूसरे उत्पाद प्राप्त होते हैं। पर्वत पर्यटन स्थल होता है। इसकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के खेल खेले जाते हैं। पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग इत्यादि खेल यहाँ पे खेले जाते हैं। अब पठार के बारे में जानते हैं। पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। किसी प्रकार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है। केन्या, तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीका पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई माध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि इनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित है। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरों के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला तथा मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाइयों से गिरती है। भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित डूरंडू जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण हैं। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ है एवं खेती के लिए काफी अच्छी होती है। कई पठारों में रमणीय स्थल हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। पठारों को समझते हैं। पहाड़ी उठी हुई कोणीय भूमि जो है उसे पर्वत कहेंगे और पहाड़ी उठी हुई सपाट भूमि जो होता है उसे पठार कहेंगे। पठार की ऊंचाई जो होती है वो लगभग कुछ 100 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक होती है। भारत में जो दक्कन का पठार है वो सबसे पुराना पठार है। पठार के महत्व को समझते हैं। पठार बहुत उपयोगी होता है। इसमें खनिजों की प्रचुरता होती है। विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र जो होते हैं वह पठारी भागों में ही स्थित होते हैं। भारत में जो छोटा नागपुर पठार क्षेत्र है वहाँ पे लोहा, कोयला तथा मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। उसी तरह अफ्रीका का जो पठार है वहाँ पे सोना एवं हीरों के बहुत बड़े खनन क्षेत्र होता है। पठारी क्षेत्रों में जलप्रपात भी पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पे नदी जो होती है वो बहुत ऊंचे से गिरती है जिससे जलप्रपात का निर्माण होता है। भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंडरू जलप्रपात पाए जाते हैं। उसी तरह कर्नाटक में जोग जलप्रपात भी पाए जाते हैं। पठार जो है वो लावा पठार होता है जिससे यहाँ पर काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जिससे ये बहुत उपजाऊ भूमि होता है। यहाँ पर खेती बहुत अच्छी होती है। खेती के लिए बहुत लाभदायक होता है काली मिट्टी। पठार जो है वो आर्थिक रूप से काफी महत्वपूर्ण होती है क्योंकि यहाँ पर खनिजों की प्रचुरता पाई जाती है। पर्वत और पठार में डिफरेंस देखते हैं। पर्वत और पठारों की तुलना करते हैं। पर्वतों से नदियां निकलती है। पर्वत जल के संग्राहक होते हैं। सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त होते हैं। पर्वतों की यात्रा उनकी सुंदरता देखने के लिए करते हैं। पर्वत पर विभिन्न प्रकार के खेल होते हैं जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग इत्यादि। वही पठार पर बहुत ऊंचे से नदियां गिरती है जिससे जलप्रपात का निर्माण होता है। पठार खनिजों के लिए बहुत उपयुक्त होता है। यहाँ पे खनिजों की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। जैसे हमारे छोटे नागपुर पठार में लोहा, कोयला, मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार होते हैं। पठार कृषि के लिए बहुत उपयुक्त होता है क्योंकि यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। वैसे पर्वत जो होता है वो कृषि के लिए उतना उपयुक्त नहीं होता है। पहाड़ी की उठी हुई कोणीय भूमि जो होता है उसे पर्वत कहते हैं और वैसे ही
पहाड़ी की उठी हुई सपाट भूमि जो होता है उसे पठार कहते हैं। आइए अब मैदान के बारे में जानते हैं। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वे सामान्यतः मार्ग समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। कुछ मैदान काफी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल तथा तरंगित हो सकते हैं। अधिकांश मैदान नदियों तथा उसकी सहायक नदियों के द्वारा बने होते हैं। नदियां पर्वतों के ढाल पर नीचे की ओर बहती है तथा उन्हें अपरदित करती है। वे अपरदित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले आती है। अपने साथ लाए ढोए जाने वाले पदार्थों जैसे पत्थर, बालू तथा सिल्ट को वे घाटियों में निक्षेपित करते हैं। इन्हीं निक्षेपों से मैदानों का निर्माण होता है। ऐसा कहा जाता है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है वह जब हिमालय का निर्माण हुआ था उस समय यहाँ बहुत बड़ी बड़ी खाइयां थी, लेकिन हजारों वर्षों से इन नदियों के द्वारा पहाड़ों से लगातार मिट्टी, पत्थर, बालू, गाद लाया गया, इन खाइयों में भरा गया और धीरे धीरे गड्ढे इन मिट्टियों के द्वारा भरते चले गए और लंबे समय के बाद यहाँ पर समतल भूमि का निर्माण हो गया। समानता मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है, इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान तथा चीन में यांगत्से नदी का मैदान इसके प्रमुख उदाहरण है। मैदान मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होते हैं। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है क्योंकि मकानों के बनाने तथा खेती के लिए यहाँ समतल भूमि की प्रचुरता होती है। उपजाऊ मिट्टी के कारण यह भाग खेती के लिए काफी उपयुक्त होता है। भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र होता है। मैदान को समझते हैं। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। यहाँ पर जनसंख्या बहुत अधिक होती है क्योंकि यहाँ पर कृषि के लिए उपयुक्त भूमि पाई जाती है। समतल मैदान जो होता है वो नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद से मैदान बनता है। हर साल जो नदियां अपने द्वारा लाए गए अवसाद लाती है वह समतल मैदान में निक्षेपित कर देती है, जिससे यहाँ का जो मैदान होता है वो बहुत उपजाऊ हो जाता है। वहाँ समतल मैदान होने के कारण यहाँ पर परिवहन का साधन जो है वो आसानी से परिवहन के साधन का निर्माण किया जाता है, जिसके वजह से मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक होता है। जनसंख्या घनत्व मतलब थोड़े से क्षेत्र में बहुत अधिक जनसंख्या का होना जनसंख्या घनत्व कहलाता है। एनसीईआरटी बुक में एशिया में स्थित भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान तथा चीन में यांगत्से नदी के मैदान इसके लिए प्रमुख मैदानी भाग बताया गया है। स्थल रूप एवं लोगों को देखते हैं। स्थल रूपों की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार के से जीवन यापन करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है। मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है। मैदानों में फसलें उगाना, घर बनाना या सड़क बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होता है। विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन के तरीकों में कुछ अंतर होता है। कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार, तूफान या बाढ़ बहुत विनाश कर देते हैं। इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम इनमें आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। हम कितने तरीकों से जल एवं स्थल को उपयोग में ला सकते हैं इसका पता हम अपने आसपास के क्षेत्र से लगा सकते हैं। प्रायः हम स्थल का उपयोग गलत तरीकों से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि पर मकानों का निर्माण करना। इसी प्रकार हम लोग कूड़ा किसी भी भूमि पर पानी में फेंक देते हैं जो कि उन्हें गंदा कर देते हैं। हमें प्रकृति की इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए। उपलब्ध भूमि केवल हमारे ही उपयोग के लिए नहीं है, यह हमारा कर्तव्य भी है कि हम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित रखें और गंदगी को
यहाँ वहाँ नहीं फेंके, कूड़ा को कूड़ेदान में ही डालें। पानी का हम फिजूल खर्च ना करें, जैसे नदी में कूड़ा करकट ना डालें जिससे पानी प्रदूषित होता है। वर्षा के जल को हम संरक्षित करके रख सकते हैं। यदि कहीं पे भी पानी वेस्ट हो रहा है उसे कोशिश करनी चाहिए हमें बचाने का, पानी का मिसयूज नहीं करना चाहिए। स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ शरीर में ही स्वच्छ मस्तिष्क निवास करता है और स्वच्छ शरीर के लिए स्वच्छ पर्यावरण विशेष रूप से साफ जल, वायु और स्वच्छ वातावरण प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। इन सभी प्राथमिक आवश्यकताओं को सभी लोगों को सुलभ कराने हेतु भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस मिशन में हर नागरिक को हिस्सा लेना चाहिए, उसी से हमारा भारत स्वच्छ रहेगा। हमें कूड़ा करकट इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, जल को प्रदूषित नहीं करना चाहिए, वायु को प्रदूषित नहीं करना चाहिए, हमें इसकी सुरक्षा करना चाहिए। अध्याय 6 जो है वो खत्म होता है। अब इसके अभ्यास प्रश्न पत्र को देखते हैं। पहला क्वेश्चन का पहला है प्रमुख स्थल रूप कौन कौन से हैं, तो इसका आंसर होगा प्रमुख स्थल रूप 3 है, पर्वत, पठार एवं मैदान। दूसरा क्वेश्चन है पर्वत एवं पठार में क्या अंतर है, तो इसका आंसर होगा पर्वत का ढाल तीव्र होता है तथा शीर्ष शंक्वाकार होता है, पठार का शीर्ष समतल होता है और इसकी ढाल ज्यादा नहीं होती है। पर्वत ज्यादा ऊंचा होता है, पठार उससे कम ऊंचा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्वतों के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं, तो इसका आंसर होगा पर्वतों के विभिन्न प्रकार 3 प्रकार है, वलित पर्वत, भ्रंतोस्थ पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। वलित पर्वत के उदाहरण है हिमालय एवं आल्प्स पर्वत, भ्रंतोस्थ पर्वत के उदाहरण है वोस्जेस पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण है अफ्रीका के माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फिजुयामा पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्यों के लिए पर्वत किस प्रकार उपयोगी है, इसका आंसर होगा मनुष्यों के लिए पर्वत उपयोगी होता है। पर्वत नदियों के संग्रहालय हैं, यहाँ पर बहुत सारे वनस्पति उत्पाद और वन पाए जाते हैं। पर्वतों की यात्रा उसकी सुंदरता को देखने के लिए किया जाता है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के खेल खेले जाते हैं, जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैदान का निर्माण किस प्रकार होता है, तो इसका आंसर है मैदानों का निर्माण नदी एवं सहायक नदियों के द्वारा लाए गए बालू, सिल्ट, मिट्टी के द्वारा खाई को भरा जाता है, जिससे मैदानों का निर्माण होता है। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि नदियों और उनकी सहायक नदियों के द्वारा जो निक्षेपण की लाया जाता है उससे मैदानों का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नदियों द्वारा निर्मित मैदान सघन जनसंख्या वाले होते हैं, क्यों, तो इसका आंसर होगा नदियों के द्वारा निर्मित मैदान सघन जनसंख्या वाले होते हैं क्योंकि यहाँ कृषि का बहुत अच्छा विकास होता है, यातायात एवं परिवहन साधनों का विकास आसानी से हो जाता है, यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्वतों में जनसंख्या कम होती है, क्यों, इसका आंसर होगा पर्वतों में जनसंख्या कम होती है क्योंकि पर्वतों की जलवायु कठोर होती है, कृषि योग्य क्षेत्र बहुत कम होता है, परिवहन के साधन आसानी से विकसित नहीं हो सकते हैं। अब दूसरा अभ्यास प्रश्न पत्र है, इसमें सही उत्तर चिन्हित कीजिए है। उसका फर्स्ट है पर्वत पठारों से भिन्न होता है, क है ऊंचाई, ख है ढाल, ग है अभिमुखता। इसका आंसर होगा ढाल। पर्वत पठारों से जो भिन्न होते हैं वह ढाल है। दूसरा है हिमानी कहाँ पाई जाती है, क है पर्वतों में, ख है मैदानों में, ग है पठारों में, हिमानी पर्वतों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्कन पठार कहाँ स्थित है, क है केनिया, ख है ऑस्ट्रेलिया, ग है भारत। इसका आंसर होगा दक्कन का जो पठार है वह भारत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
यांगत्से नदी कहाँ बहती है? क है दक्षिणी अमेरिका, ख है ऑस्ट्रेलिया, ग है चीन। इसका सही आंसर होगा यांगत्से नदी चीन में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन सी है? क है एंडीज, ख है आल्प्स, ग है रॉकीज। इसका आंसर होगा आल्प्स। यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला आल्प्स है। थर्ड क्वेश्चन है, खाली स्थान भरे। इसका पहला है, समतल भूमि वाले विस्तृत क्षेत्र को डैश कहते हैं। इसका आंसर होगा समतल भूमि वाले विस्तृत क्षेत्र को मैदान कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हिमालय एवं आल्प्स डैश पर्वतों के उदाहरण है। इसका हिमालय एवं आल्प्स बलित पर्वतों के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, डैश क्षेत्रों में खनिजों की प्रचुरता है। तो इसका आंसर होगा पठारीय क्षेत्रों में खनिजों की प्रचुरता होती है। अगला क्वेश्चन है, डैश पर्वतों का क्रम है। तो इसका आंसर होगा पर्वत श्रृंखला पर्वतों का क्रम है। पांचवा क्वेश्चन है, डैश क्षेत्र कृषि के लिए सबसे अधिक उत्पादक होते हैं। तो इसका आंसर होगा मैदानी क्षेत्र कृषि के लिए सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्र होते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।